हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड फिजिक्स का पेपर है और सेक्शन ई में आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे पहले मैं ए बी सी डी सेक्शन को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आज जो मेरा रहेगा सेक्शन ई और लास्ट सेक्शन है, ये सारा आपका ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा 2024 का। तो 31 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है बच्चों? डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल पी इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन is potential energy of the dipole maximum and minimum। तो यहाँ पे हमें पोटेंशियल एनर्जी वाला, डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी वाला डेरिवेशन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे एक हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डायपोल प्लेस्ड है। क्लियर है? सपोज करते हैं यहाँ पे एक डायपोल ये प्लेस्ड है, ठीक है, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। यहाँ पे क्यू पॉजिटिव टू नेगेटिव फील्ड चलती है, तो यहाँ पे पॉजिटिव क्यू चार्ज ही होगा और यहाँ पे नेगेटिव क्यू चार्ज होगा। हमें क्या निकालना है कि ये जो है अपने मिड पॉइंट से रोटेट करेगा। अगर ये थीटा एंगल पे प्लेस है तो इसमें एक टॉर्क जनरेट होगा, और वो टॉर्क हमें पता है। टॉर्क कितना लगेगा? टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। और ये टॉर्क किस में स्टोर हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि इसको रोटेट करने में टोटल वर्क डन कितना करना पड़ेगा। इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से? थीटा 1 से थीटा 2 या थीटा 0 से थीटा 1 तक इसको अगर हम इंटीग्रेट करें, ठीक है, तो W इज इक्वल टू, और ये W इज इक्वल टू क्या बनेगा? टॉर्क के फॉर्म में अगर हम वर्क डन लिखे, जैसे वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो रोटेशन मोशन में आपने पढ़ा था वर्क इक्वल टू क्या होता है? टाउ इंटू डी थीटा, टॉर्क इंटू का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो टॉर्क लग रहा है, टॉर्क इंटू का डी थीटा, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। और मैंने आपको बताया टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा होता है बच्चों। तो इसको जो हम इंटीग्रेट करेंगे, थीटा इक्वल टू 0 से थीटा इक्वल टू 1 तक, टॉर्क की वैल्यू कितनी होती है? पी ई साइन थीटा। क्लियर है? और ये हो गया डी थीटा। यहाँ पे पी और ई दोनों ही कांस्टेंट हैं, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉस थीटा। इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे और उसके बाद लिमिट अप्लाई करेंगे, तो वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी? कॉस थीटा 0 से कॉस थीटा 1। तो ये हमारा वर्क डन होगा, और यही वर्क डन किस में स्टोर हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी में। तो ये फॉर्मूला बन जाता है U इक्वल टू पी ई, ठीक है। यहाँ पे थीटा इक्वल टू अगर हम π/2 ले लें, क्योंकि थीटा 90 से अगर होगा मैक्सिमम के लिए, तो मैक्सिमम के केस में थीटा एक 90 हो जाएगा, तो कॉस 90 0। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस पी ई कॉस थीटा। क्लियर है? थीटा 1 को मैंने थीटा ले लिया, यहाँ थीटा 0 क्या हो गया है? π/2, और थीटा 1 इक्वल टू 0, तो माइनस पी ई कॉस थीटा। क्लियर है? और इसमें मैक्सिमम और मिनिमम टॉर्क कब लगेगा? तो कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा कितना होगा? 0 होगा, तो आपका मैक्सिमम टॉर्क लगेगा कॉस 0 1 होगा, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि थीटा कितना हो? 180 डिग्री हो। तो हमें यही डेरिवेशन इसमें आपको डराइव करना था। इस क्वेश्चन में, पहले वाले में, डराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी फॉर ये मैक्सिमम एंड मिनिमम, ठीक है। मीन्स मैक्सिमम मिनिमम टॉर्क भी हमें बताना था। आई थिंक ये डेरिवेशन आपको समझ में आ गई होगी और आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, ठीक है। मैक्सिमम कब होगा? द पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम व्हेन जो आपका डायपोल होगा वो एंटी पैरेलल टू ई होगा, ठीक है। यानी थीटा का कितना हो जाएगा? पाई रेडियन या 180 डिग्री हो जाएगा। और मिनिमम के केस में थीटा की वैल्यू 0, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ ए पॉइंट चार्जेस इतना एंड इतना लोकेटेड एट 0,0 3 mm 4 mm, ये भी दे रखा है, रिस्पेक्टिवली इन एक्स वाई प्लेन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इतना इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है किस डायरेक्शन में? आई कैप लगा, यानी एक्स एक्स डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में स्विच्ड ऑन द रीजन, फाइंड द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल, ठीक है। तो यहाँ पे एक कार्टेशियन हमको सपोज करना पड़ेगा बच्चों। क्या कहा है कि इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ ए पॉइंट चार्जेस -1 पिको कूलॉम एंड 1 पिको कूलॉम, -1 पिको कूलॉम, ठीक है।
और ये रखे कहाँ पे हैं भाई, ये 0,0 यानी -1 पिको कूलम किस कोऑर्डिनेट में रखा हुआ है, 0,0 पे। तो पहले यहाँ पे हमें कार्टेशियन बना लेना चाहिए। ये हो गया हमारा, ये हो गया वाई एक्सेस, और बच्चों ये हो गया हमारा एक्स एक्सेस। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा है ओरिजिन है 0,0, और 0,0 पे क्या है भाई, 0,0 पे कितना रखा है, -1 पिको कूलम चार्ज रखा है। और दूसरा कोऑर्डिनेट देखिए दोनों ही किसमें पॉजिटिव कोऑर्डिनेट है, यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही पढ़ेंगे। सपोज करते हैं ये जो पॉइंट है हमारा वो है 3 mm, 4 mm। तो ये mm में दे रखा है, हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे ये आपके डायपोल हो गए। इस पॉइंट पे जो है, इस पॉइंट पे रखा है +1 पिको कूलम। क्लियर है। और एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑन द, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही हैं। तो यहाँ पे मैं कलर चेंज करके ये आपको बताऊंगा। एक्स एक्सेस की तरफ इस प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार होंगी। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है भाई, क्या होता है भाई, PE sin थीटा। आपको पता है ये टॉर्क है। ठीक है, तो टॉर्क निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, टॉर्क निकालने से पहले हमें डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो P को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, 1 चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस। तो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा वैसे। तो चलिए पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। P के प्लेस पे लिखेंगे 2QLE, और यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा। तो देखिए आगे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इसके बीच की डिस्टेंस, और ये तो 3 और 4 से हमें ये क्लियर है कि ये 3 mm है, सॉरी x, ये 4 mm है, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 3 mm है। ठीक है, तो कुल मिला के ये वाली डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 4 4 जा 16, और ये 5, ये आ जाएगी 5 mm। तो 2L की वैल्यू तो हमें 5 mm मिल गई है। ठीक है, तो 2L की, फिर ये 2L की पूरी वैल्यू होगी 5 mm है, और इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लें 10⁻³ और यहाँ पे बच्चों वैल्यू दे रखी है E की वैल्यू। अच्छा ठीक है, फिर हमें यहाँ पे Q की वैल्यू डालनी है। अभी मैंने 2L की वैल्यू डाली है ये, उसके बाद Q की वैल्यू डालेंगे। तो Q जो है वो 1 पिको कूलम है। ठीक है, तो 1 पिको कूलम यानी 1 × 10⁻, इसको मैंने कूलम में कन्वर्ट कर दिया। 1 पिको कूलम 10⁻12 से मल्टीप्लाई किया। और बच्चों उसके बाद क्या है, उसके बाद हमें किसकी वैल्यू यहाँ डालनी पड़ेगी, साइन थीटा की। तो साइन थीटा की यहाँ से हम इसी फिगर से साइन थीटा कैलकुलेट करेंगे। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन का हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमें पता है 4 और हाइपोटेनस पता है 5। यहाँ पे mm ही होगा, इधर भी mm और इधर भी mm, तो ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि रेशियो है। तो ये हो गया 4/5। और उसके बाद E की वैल्यू दे रखी है, तो E की वैल्यू 10⁻³ हो जाएगी, क्योंकि ये उसमें ही दे रखी है। ये टाउ होगा, और इस टाउ को पूरा हम सॉल्व करेंगे। तो ये वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे तो 4 × 10⁻−12 ही आएगा। देखिए यहाँ से 10⁻³ 10⁻³ कैंसिल, ये 5 से 5 कैंसिल, तो कितना बचा, यहाँ पे देख पा रहे होंगे 4 बच गया और 10⁻12 बच गया। इतना इतना न्यूटन मीटर आ गया। ये आपका टॉर्क यहाँ से कैलकुलेट हो गया, 4 × 10⁻12 न्यूटन मीटर। इसकी डायरेक्शन की होगी अलोंग नेगेटिव z डायरेक्शन में होगी। ठीक है, क्योंकि जो टॉर्क होगा वो नेगेटिव z डायरेक्शन में होगा। तो इस प्रकार एक क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने एक्सप्लेशन कर दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, और अच्छा क्वेश्चन यहाँ से टॉर्क का बना हुआ है। फिर यहाँ पे बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा और में है। तो देखिए यहाँ पे डेरिवेशन पूछा है। एन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इतना PI, यानी डायपोल मोमेंट एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, कंसिस्टिंग ऑफ द चार्ज -q एंड q सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस 2a इज प्लेस्ड along the x-axis with its center at the origin, show that the potential V due to this dipole at the point x is greater than a is equal to, यहाँ पे दे रखा है। तो शो दैट द पोटेंशियल, यानी हमें ये प्रूव करना है V = 1/4πε0 P अपॉन का x², यानी डायपोल मोमेंट की ये एंड ऑन पोजीशन की डेरिवेशन है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी डेरिवेशन है डायपोल मोमेंट की, सॉरी पोटेंशियल कि कोई मेरे पास एक डायपोल है। इस डायपोल के थ्रू P पॉइंट पे जो पोटेंशियल बन रहा है
ये एंड ऑन पोजीशन कहलाती है। इस एंड ऑन पोजीशन के लिए हमें ये डेराइव करना है। अभी मैं एक वीडियो लाऊंगा, उस लेक्चर में आपके इंपॉर्टेंट हर चैप्टर के जितनी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं उन डेरिवेशंस को मैं कवर करने वाला हूँ। तो वो लेक्चर आप देखेंगे। अगर ये डेरिवेशन आपको नहीं आता तो ज़रूर कमेंट करेंगे, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, टू आइसोलेटेड मेटेलिक स्फीयर S1 एंड S2। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे टू आइसोलेटेड मेटेलिक स्फीयर S1 एंड S2 ऑफ रेडिया इतना एंड इतना सच दैट सच हैव द सेम चार्जेस डेंसिटी। दोनों मेटेलिक स्फीयर पे चार्ज डेंसिटी सेम है। दे आर प्लेस्ड फार अवे फ्रॉम ईच अदर एंड कनेक्टेड बाय द थिन वायर। कैलकुलेट द न्यू चार्ज ऑन द स्फीयर S1। ठीक है, स्फीयर S1 पे हमें न्यू चार्ज बताना है। ठीक है, तो टू आइसोलेटेड मेटेलिक स्फीयर है मेरे पास। ये है एक स्फीयर है जो है कि S1 है, और एक दूसरा मेटेलिक स्फीयर है जो कि है S2। क्लियर है। और रेडियाई कितना है, 1 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, यानी ये बड़ा है ये छोटा है। इसका है रेडियस 1 सेंटीमीटर और इसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर। बोथ हैव द सेम चार्ज डेंसिटी। दोनों पे चार्ज डेंसिटी कितना है भाई, सेम है, 2/पाई 10 × 10⁻⁹ और इधर भी है 2/पाई 10⁻⁹। क्लियर है। अब क्या बताना है, दे आर प्लेस्ड फॉर अवे फ्रॉम ईच अदर एंड कनेक्टेड बाय द थिन वायर। हमने एक थिन वायर से इनको क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है। अब क्या बनाता है, कैलकुलेट द न्यू चार्ज ऑन द स्फीयर S1 पे नया चार्ज कितना बचेगा। तो भाई चार्ज क्या हो जाएगा, दोनों पे चार्जेस सेम हो जाएंगे जब हम इसको कनेक्ट करेंगे। तो पहले तो हम S1 पे चार्ज कैलकुलेट कर लें। S1 पे चार्ज कितना होगा, तो S1 पे चार्ज निकालने के लिए Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू का सरफेस एरिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी 2 पाई × 10⁻⁹ एंड सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया क्या होता है भाई, 4 πr² होता है। और यहाँ पे r की वैल्यू 1 सेंटीमीटर दे रखी है, तो 1 × 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो मेरी वैल्यू आ जाती है 8 × 10⁻⁻13 कूलॉम। ये S1 पे चार्ज हो गया। सिमिलरली S2 पे हम सॉल्व करेंगे तो S2 पे चार्ज Q2 है, और Q2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेम फॉर्मूला, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इंटू का सरफेस एरिया। सिग्मा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2/पाई × 10⁻⁹ इंटू 4 पाई। और यहाँ पे जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है, यानी 3 × 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 72 × 10⁻⁻13 कूलॉम। अब कंडीशन क्या होगी कि व्हेन कनेक्टेड बाय द थिन वायर दे एक्वायर द कॉमन पोटेंशियल एंड द चार्ज रिमेन्स कंजर्व। चार्ज क्या होंगे, कंजर्व्ड रहेंगे। क्लियर है। तो अब इसमें करना क्या था भाई, दे आर प्लेस्ड फॉर अवे फ्रॉम ईच अदर कनेक्टेड बाय द थिन। कैलकुलेट द न्यू चार्ज ऑन द स्फीयर S1। ठीक है, तो S1 पे नया चार्ज कितना बनेगा, तो हमें कॉमन पोटेंशियल निकालना होगा। लेकिन नया चार्ज, ठीक है भाई। तो Q2 पे चार्ज इतना है, आइसोलेटेड इतना चार्ज, रिस्पेक्टिवली आर चार्ज सच दैट बोथ हैव द सेम चार्ज डेंसिटी। इनको चार्ज किया गया है तो दोनों पे चार्जेस सेम हो जाएंगे, है ना। विद दे आर प्लेस्ड फॉर अवे फ्रॉम ईच अदर, तो दोनों पे चार्जेस सेम हो जाएंगे। दोनों के चार्जेस को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, दोनों के चार्जेस को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, ये आपके इस पे चार्ज की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 32 का। ए रजिस्टर एंड कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज टू एन AC सोर्स, derive the expression of the impedance of the circuit। रजिस्टर एंड कैपेसिटर आर कनेक्टेड, तो रजिस्टर R है और कैपेसिटर C यानी CR सर्किट है, यहाँ पे करंट कनेक्ट किया गया है। derive the expression of the impedance of the circuit, तो इम्पिडेंस निकालना है हमें सर्किट का। तो यानी कि हमें ये प्रूव करना है Z इक्वल टू R² प्लस XC², यही आपको दिखाना है फेजर डायग्राम बना करके। एंड व्हेन डज द इंडक्टर एक्ट एज अ कंडक्टर इन अ सर्किट, गिव रीजन फॉर इट। यानी कोई इंडक्टर कंडक्टर जैसा कब बिहेव करता है, किस सर्किट में बिहेव करता है। ठीक है, तो इंडक्टर कंडक्टर जैसा कब बिहेव करता है, जो इंडक्टर होता है कंडक्टर जैसा DC सर्किट में बिहेव करता है। किस सर्किट में, DC सर्किट में बिहेव करता है। ठीक है, क्योंकि उसमें सेल्फ इंडक्शन नहीं हो पाती है DC सर्किट में अगर करंट कांस्टेंट है, जबकि AC में सेल्फ इंडक्शन होता है, जिसकी वजह से इंडक्टर अपनी प्रॉपर्टी को शो करता है, यानी कि उसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन भी डेवलप होगा। क्लियर है। 32 का कोई और क्वेश्चन है, हाँ बिल्कुल है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये इलेक्ट्रिक लैम्प इज डिज़ाइन टू ऑपरेट एट 110 वोल्ट। ठीक है,
and the 11 ampere current if the lamp is operated on 220 volt 50 hertz is source with a coil in a series, then find the inductance of the coil। तो यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है भी, पहले तो हम ये निकाल लेते हैं कि मेरे पास वोल्टेज दे रखा है और यहाँ पे करंट दे रखी है, तो इस लैम्प का रेजिस्टेंस कितना होगा बच्चों, तो R इक्वल टू होता है V अपॉन का I। V दे रखा है 110 और करंट दे रखा है 11। यहाँ से हमें लैम्प का रेजिस्टेंस पता चल गया है कि 10 ओम का है, ठीक है। और फिर इसको हमने इलेक्ट्रिक लैम्प डिज़ाइन ऑपरेटेड डीसी, पहले डीसी में है फिर इसको हमने एसी में जोड़ा है, तो जब एसी में जोड़ेंगे तो इसमें कौन सी करंट फ्लो होगी, इसमें IRMS करंट फ्लो होगी, ठीक है। और ये जो दे रखा है वोल्टेज, जो वोल्टेज होता है ये VRMS वोल्टेज होता है, आपको पता होगा। तो IRMS इज इक्वल टू VRMS हो जाएगा। और ये सर्किट कैसी है, ये LR सर्किट है, तो यहाँ पे इम्पिडेंस होगा और इम्पिडेंस का फॉर्मूला होता है R प्लस XL का होल स्क्वायर, ठीक है। IRMS हमें यहाँ पे पता है बच्चों 11 दे रखा है और VRMS की वैल्यू कितनी है 220 वोल्ट है, और हमें R हमने कैलकुलेट कर लिया है तो ये 100 हो जाएगा 10 का स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे हो गया XL का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने पे कितना आ गया, 11 दूना 22 20 आ रहा है, रूट ऑफ 100 प्लस XL का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ कैंसिल कर देंगे 2 हो जाएगा, 20 आ गया, 20 20 11 दूना 22, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 20 आ चुका है, ठीक है। और इसका जब हम स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये 100 प्लस XL का स्क्वायर इक्वल टू 400 हो जाएगा। देन एक्सएल स्क्वायर इक्वल टू 300, 400 को इधर ले आएंगे माइनस में हो जाएगा। देन एक्सएल इज इक्वल टू 10√3, भाई इसको इधर ले आएंगे रूट, तो ये 10√3 हो जाएगा। एक्सएल की वैल्यू आ गई और हमें पता है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे एक्सएल इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एल, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2πfl, और एक्सएल की वैल्यू हमें पता है एल निकालना था, फाइंड द इंडक्टेंस ऑफ द कॉयल। तो एल निकालने के लिए क्या करेंगे, एल इक्वल टू हो जाएगा एक्सएल अपॉन का 2πf, एक्सएल की वैल्यू हमने निकाली है 10√3 और ये हो गया 23.14, और एफ यहाँ पे देखिए 50 हर्ट्स दे रखा है क्वेश्चन में। इन सब को हम सॉल्व कर लेंगे बच्चों, तो हमारा आंसर आ जाएगा √3 अपॉन 10π, इसको पाई के फॉर्म में ही आंसर रखो, 10π हेनरी। तो यहाँ से एल की वैल्यू आ गई √3 अपॉन 10π हेनरी, ये इंडक्टेंस होगा। फिर यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ द स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर का डायग्राम बनाना एंड डिस्क्राइब इट्स वर्किंग एंड प्रिंसिपल। तो म्यूचुअल इंडक्शन के पे प्रिंसिपल पे काम करता है हमारा स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर, एंड एक्सप्लेन एनी 3 कॉजेज फॉर द एनर्जी लॉसेज इन द रियल ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो एनर्जी लॉसेस कौन कौन सी होती हैं, तो ईडी करंट्स लॉसेस होता है एनर्जी लॉसेस ट्रांसफार्मर में, ईडी करंट लॉसेस होता है, हिस्टीरियसिस लॉसेस होता है, हमिंग लॉसेस होता है, कॉपर लॉसेस होते हैं। तो ये सारे कुछ हैं ट्रांसफार्मर के लॉसेज। ए स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर कन्वर्ट अ लो वोल्टेज इनटू द हाई वोल्टेज, डज इज वोल्टेज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बिल्कुल ये होता है एक्सप्लेन, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर ही होता है, और इसी से फिर आपके फॉर्मूले निकल के आते हैं। फिर स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर, तो यहाँ पे देखिए इसका न्यूमेरिकल भी पूछा है, तो मैं न्यूमेरिकल वाला पार्ट आपको बता देता हूँ। ये स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर हैज़ 200 and 3000 turns in its primary and secondary coils respectively. The input voltage given the primary coil is 90 volt. Calculate the output voltage across the secondary coil. तो देखिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है, VS अपॉन VP, वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉयल अपॉन का वोल्टेज इन प्राइमरी कॉयल इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉयल अपॉन का नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉयल। हमें निकालना है वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉयल, तो ये हो जाएगा बच्चों NS अपॉन NP और मल्टीप्लाई बाई VP। तो NS की वैल्यू कितनी दे रखी है 3000 दे रखी है, ये हो गया 200 और ये हो गया 90। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो VS इजिकल टू आ जाएगा 1350 वोल्ट, ठीक है। तो हमने पहला आउटपुट वोल्टेज रखा होता सेकेंडरी कॉयल का वोल्टेज बता दिया। अब आपको करंट बताना है, तो ये करंट के लिए फॉर्मूला यहाँ पे इसमें कैलकुलेट लगा देंगे। क्या फॉर्मूला होता है भी, IP अपॉन का IS, करंट इन प्राइमरी कॉयल इक्वल टू करंट इन सेकेंडरी कॉयल इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉयल अपॉन का नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉयल। ये फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे IP की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 एम्पियर। क्लियर है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, यहाँ पे देखेंगे 2024 का पेपर जो था थोड़ा सा टफ था पेपर, तो यहाँ पे हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पे डेरिवेशन पोर्शंस आपको अच्छे मिले हैं और अच्छी डेरिवेशंस करने को आई हैं। अरे ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ ट्रायंगुलर प्रिज्म, शो द ग्राफिकली हाउ द एंगल ऑफ डेविएशन वेरीज विद द एंगल ऑफ इंसिडेंस।
हैज़ डिफाइन द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन को हमें बताना है क्या होता है। मिनिमम डेविएशन एंगल इज डिफाइंड एज द एंगल एट विच एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक है। और ये आपको यहाँ पे बताना है सेकंड में कि इसमें ये वाला जो आता है प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हमें यहाँ पे प्रूव करना है। एन इक्वल टू साइन ए प्लस डेल अपॉन का साइन ए, ये हमको प्रूव करके दिखाना है। ये डेरिवेशन आपको करनी है। आप कमेंट करेंगे अगर ये डेरिवेशन नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल ये डेरिवेशन बहुत इजी है। अगर नहीं कर पा रहे तो मैं आपको इंडिविजुअली सिर्फ इस डेरिवेशन की वीडियो बना के बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो मैं आपको सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ और डेरिवेशन आपको आती होगी ऐसा समझ करके मैं स्किप कर रहा हूँ। अगर नहीं आती तो कमेंट ज़रूर करेंगे, मैं बता दूंगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ अ प्रिज्म। Refractive index of a material of prism root 2 if the refractive index of prism is 60 degree and find the minimum deviation and angle of incidence। तो देखिए इसमें यही वाला फॉर्मूला लगा देंगे। n इक्वल टू क्या होता है बच्चों, साइन, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास स्पेस है। तो फॉर्मूला क्या होता है, n इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन का साइन ए बाई टू। अब देखिए यहाँ पे एन की वैल्यू दे रखी है √2 और ये हो गया साइन प्रिज्म एंगल 60 दे रखा है 60 प्लस का √m/2 और यहाँ पे हमारे पास साइन 30 दे रखा है। वो ए की वैल्यू 60 है तो 60/2 करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 30। यहाँ पे देखिए कैलकुलेट करते हैं तो क्या आता है भाई, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो गई। साइन 30 की वैल्यू कितनी हो गई, क्लियर है। इसको सॉल्व करेंगे तो साइन 30 1/2 हो गया। देन √2 इक्वल टू ये मल्टीप्लाई में है, वैल्यू 1/2 ऊपर जाएगी और फिर इसको हम नीचे भेज सकते हैं, यानी √2/2 हो गया। और इधर आपका हो गया साइन कितना हो गया भाई, साइन 60 प्लस डेल्टा m/2 और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये √2 बन जाएगा। ये 1/√2 इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल्टा m/2 और यहाँ पे 1/√2 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, साइन 45 लिख सकते हैं। और इधर लिखा है साइन 60 प्लस डेल्टा m/2, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे ये 90 हो जाएगा। 90 प्लस 60 डेल्टा m, 2 से मैंने यहाँ मल्टीप्लाई करा दिया है 45 को। देन डेल्टा m इज इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस का 60 यानी कि 30। तो यहाँ पे मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन कितना आ गया, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन 30 आ गया। फिर आपको बताना था एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा। तो भाई I इक्वल टू क्या होता है, a प्लस डेल्टा m/2। आई के प्लेस पे यही लिखते हैं। तो हमारे पास डेल्टा m की वैल्यू आ गई है और a कितना था 60 प्लस का 30/2 यानी कि ये 45 आएगा 90। आई की वैल्यू कितनी आ गई 45 एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो ये वाला भी क्वेश्चन हमारा हो गया। देखिए आगे आपके 2025 के एग्ज़ाम में जो ये क्वेश्चन है ये बिल्कुल रिपीट होने वाला है, ये गेस में है और ये क्वेश्चन 100% रिपीट होगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन ज़रूर आप प्रिपेयर कर लेंगे। स्टेट द हाइगन्स प्रिंसिपल, अ प्लेन वेव इज इंसिडेंट एट द एंगल आई एंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस कंस्ट्रक्ट द कॉरस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। यूज दिस डायग्राम प्रूव द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्शन को हाइगन्स प्रिंसिपल्स के बेसिस पे रिफ्लेक्शन लॉ को हमें प्रूव करना है। फिर यहाँ पे व्हाट आर द कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, तो कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं ये आपको बताना है, व्हाट इज़ कोहेरेंट सोर्सेज। ठीक है, और कैन टू इंडिपेंडेंट सोडियम लैम्प्स एक्ट लाइक अ कोहेरेंट सोर्सेज, एक्सप्लेन। तो नो, टू इंडिपेंडेंट सोडियम लाइट कैन नॉट बी अ कोहेरेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट लाइट्स कोहेरेंट सोर्सेज नहीं होंगी सोडियम लैम्प की, तो इंडिपेंडेंट लाइट। ठीक है, टू इंडिपेंडेंट सोडियम लाइट कैन नॉट बी कोहेरेंट एज द फेज डिफरेंस डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम। ठीक है, उनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होगा, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। ठीक है, कोहेरेंट सोर्सेज क्या होती हैं ये आपको पता है। फिर यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग unknown a wavelength 520 nm and unknown wavelength lambda, use the Young's double slit experiment produces two interference patterns such that the fourth bright fringes of unknown wavelength coincides with the fifth bright fringes। तो ये क्वेश्चन उन्हें दे दिया है कि 4 बीटा इक्वल टू 5 बीटा 1। ठीक है, तो 4 लैम्डा डी, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है लैम्डा डी बाई डी, इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 लैम्डा, ये अननोन है तो एन लिख दो। ठीक है, के एन लिख दो। 5 लेमडा नॉन डी है ना, लेमडा डी बाई डी। तो यहाँ पे देखिए पूरा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे
लेमडा इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, तो 5/4 और लेमडा नोन हो जाएगा। ठीक है, तो 5/4 और लेमडा नोन की वैल्यू कितनी है 520। इसको सॉल्व कर देंगे तो 650 नैनोमीटर आ जाएगा। ये होगी हमारी लेमडा की वैल्यू। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपका मैंने 24 का पेपर पूरा डिस्कस कर दिया। बच्चों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट 2023 के पेपर सोल्यूशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।